हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज जो हम स्टोरी रीड कर रहे हैं उस स्टोरी का नाम है दी ओल्ड वाइज क्रो। सो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आज होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें स्टोरी है क्रो और आउल की, एक उल्लू और कौवे की कहानी। तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है, तो चलिए इसको रीड करना शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है तो आप मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इसका लिंक भी दिया हुआ है जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आपको 600 प्लस वीडियोस मिल जाएंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। एक ही प्लेटफॉर्म से आप सारी की सारी इंग्लिश को सीख सकते हैं। आपको कोई डाउट होगा तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इस स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। तो स्टोरी गोज़ लाइक दिस। वंस, एक बार, देयर स्टूड अ ह्यूज बेनियन ट्री। तो कह रहे हैं कि एक बार देयर स्टूड खड़ा हुआ था, स्टूड मतलब खड़ा हुआ, अ ह्यूज बेनियन ट्री, इसको बनियान ट्री भी बोलते हैं और बेनियन ट्री भी। तो एक बेनियन ट्री खड़ा हुआ था, बेनियन ट्री बोलते हैं वट वृक्ष को या फिर बरगद का पेड़, और ह्यूज मतलब विशाल, बहुत ही बड़ा। तो एक बार एक बहुत ही विशाल वट वृक्ष खड़ा था। कहाँ पे खड़ा था? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ स्मॉल टाउन। एक स्मॉल टाउन मतलब छोटा कस्बा, उसके आउटस्कर्ट्स में। आउटस्कर्ट्स क्या होता है? जो बाहरी इलाका होता है किसी भी चीज़ का, उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट्स। तो एक बार एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा हुआ था एक छोटे से कस्बे के बाहरी इलाके में। तो यहाँ से आप पहले वर्ड याद करें, आउटस्कर्ट्स, बाहरी इलाका। बेनियन ट्री या बनियान ट्री, वट वृक्ष, बरगद का पेड़। ह्यूज मतलब विशालकाय, बहुत बड़ा। और स्टूड मतलब खड़ा हुआ। थाउजेंड्स ऑफ क्रोज, हजारों कौवे, लिव्ड रहते थे, इन दिस ट्री, इस पेड़ पर। नॉट फार मतलब ज़्यादा दूर नहीं, फ्रॉम द बनियन ट्री, ज़्यादा दूर नहीं इस बनियन ट्री से। देयर वॉज अ माउंटेन केव, एक पहाड़ी गुफा थी। तो कह रहे हैं इस पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा दूर पर नहीं, पास ही में एक माउंटेन केव थी। केव बोलते हैं गुफा को, तो इसको आप याद कर लें, केव इज़ गुफा। थाउजेंड्स ऑफ आउल्स, हज़ारों उल्लू, आउल्स बोलते हैं उल्लू को, तो हज़ारों उल्लू लिव्ड रहते थे, इन इट, इसमें। अब जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ आप इसकी कल्पना करते जाएं, क्योंकि जो मैं बोलता जा रहा हूँ अपने मन में उस चीज़ की तस्वीर बनाते जाएं, आपको स्टोरी और भी ज़्यादा समझ में आएगी। तो स्टार्ट करें अपने माइंड में कि एक स्मॉल टाउन है, उसके आउटस्कर्ट्स में, उसके बाहरी इलाके में एक बहुत ही ह्यूज बेनियन ट्री है। उस बेनियन ट्री पर हज़ारों कौवे रहते थे, और उससे ज़्यादा दूर नहीं एक माउंटेन केव थी जहाँ पर हज़ारों उल्लू रहते थे। तो इसको कल्पना करें। आगे लिखा है, द किंग ऑफ द आउल्स, उल्लुओं का राजा, अकम्पनीड बाय हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों के साथ। तो अकम्पनीड का मतलब होता है साथ में। तो कह रहे हैं उल्लुओं का राजा सोल्जर्स के साथ में, मतलब सैनिकों के साथ में, अकम्पनीड बाय, साथ में। यूज्ड टू हंट, वो शिकार किया करता था, क्रोज का। ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के टाइम पर। तो ये हमारा यूज्ड टू का स्ट्रक्चर। हंट मतलब शिकार करना, अकम्पनीड बाय के साथ। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप सीख लें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है थाउजेंड्स ऑफ, तो थाउजेंड्स ऑफ क्रोज, हज़ारों कौवे, हंड्रेड्स ऑफ क्रोज, सैकड़ों कौवे, और मिलियंस ऑफ क्रोज, लाखों कौवे, करोड्स ऑफ क्रोज, करोड़ों कौवे। तो इस तरह से ऑफ का यूज़ होता है। तो अब क्या हुआ? तो राजा जो था उल्लुओं का, वो सोल्जर्स के साथ शिकार किया करता था कौवों का,
रात के टाइम पर। सून जल्द थाउजेंड्स ऑफ क्रोज, हज़ारों कौवे, वर किल्ड, वो मारे गए। ये पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन है हमारी, पास्ट इंडेफिनिट। तो वो मारे गए एंड और ईटन अप, और उनको खा लिया गया, बाय द आउल्स, उल्लुओं के द्वारा। वन ऑफ द मेन रीजन्स, कह रहे हैं जो मेन रीजन्स थे, मुख्य कारण, उनमें से एक। तो वन ऑफ द मेन रीजन्स, कारणों में से जो एक कारण था, फॉर द किलिंग ऑफ द क्रोज, ये जो कौवों की हत्या का कारण जो था, एट सच अ लार्ज स्केल, इतने बड़े पैमाने पर, वॉज दैट, वो ये था कि दे वर अनएबल टू सी, वो देख नहीं पाते थे, क्लियरली, साफ साफ, ड्यूरिंग द नाइट, रात के टाइम। तो क्या मतलब हुआ कि एक कारणों में से जो एक मुख्य कारण था कौवों की हत्या पर इतने बड़े पैमाने पर, तो वो कारण था कि वो देख नहीं पाते थे बिल्कुल साफ साफ रात के टाइम पर। तो यहाँ से आप ये फ्रेज़ याद कर सकते हैं, एट सच अ लार्ज स्केल, मतलब इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी संख्या पर। और ये हमारा स्ट्रक्चर है एबल टू वाला, एबल टू, नॉट एबल टू, नॉट एबल टू को ही लिखा जाता है अनएबल टू। और ये हमारा है वन ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन। तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार करा दी है। वैसे ये जो होता है यहाँ पे नाउन होता है और ये प्लूरल रहता है, और जब हम एक की बात करें तो वन। और यहाँ पर हम मेन रीजंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक रीज़न की बात कर रहे हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है वॉज। क्योंकि बहुतों को ये लगता है कि मेन रीजंस ज़्यादा लिखे हैं तो यहाँ पे वर आना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट है हमारा, और इस सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज। तो अब इसके बाद अब क्या हुआ, दी आउल्स, उल्लू, बीइंग नॉकटर्नल। अब नॉकटर्नल क्या होता है, नॉकटर्नल मतलब ऐसे पक्षी या फिर जानवर जो रात को देख सकते हैं और दिन में नहीं देख सकते, उनको बोलते हैं नॉकटर्नल। तो आउल्स, उल्लू, बीइंग नॉकटर्नल, यानी कि वो नॉकटर्नल होने की वजह से, कुड ईजीली लोकेट द क्रोज, वो आसानी से क्रोज को फाइंड कर सकते थे, लोकेट कर सकते थे। लोकेट मतलब फाइंड आउट कर लेना। तो उल्लू रात को देखने की वजह से, मतलब ऐसे वो पक्षी थे जो रात को देख सकते थे, तो बीइंग नॉकटर्नल, कुड ईजीली, कुड मतलब पास्ट एबिलिटी, तो वो आसानी से लोकेट कर लेते थे क्रोज को, कौवों को, सीटिंग, बैठे हुए, इन द ट्री, पेड़ों पर, ड्यूरिंग नाइट आवर्स, रात के घंटों में। द अनफॉर्चुनेट क्रोज, और ये जो असौभाग्यशाली कौवे थे, अनफॉर्चुनेट मतलब जिनकी किस्मत अच्छी ना हो, जो असौभाग्यशाली हों, तो जो असौभाग्यशाली कौवे थे, वर हेल्पलेस, वो बेबस थे। हेल्पलेस मतलब बेबस। क्यों बेबस थे, दे कुड नॉट फ्लाई अवे, वे उड़कर नहीं जा सकते थे, फॉर द सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा, ऑफ देयर लाइव्स, अपने जीवन की। तो वो जो असौभाग्यशाली कौवे थे वो बेबस थे, हेल्पलेस थे। क्यों थे, क्योंकि वो उड़कर अपनी जान बचाकर सुरक्षा के लिए नहीं जा सकते थे कहीं पर भी। तो याद कर लें वर्ड सॉरी यहाँ हेल्पनेस लिखा है, हेल्पलेस, ठीक है, हेल्पलेस। और अनफॉर्चुनेट जिसकी किस्मत अच्छी ना हो, अनलकी। लोकेट मतलब निशाना लगाना या अपनी जगह ढूंढ लेना या मिल जाना, पता लगाना। और इसके अलावा बाकी तो इजी वर्ड है, और एक ये वर्ड आप याद कर लें, ये बीइंग का यूज़ है हमारा, जैसे मैंने आपको कराया था, बीइंग प्लस नाउन एडजेक्टिव। तो बीइंग नॉकटर्नल, अब क्या हुआ, वो उड़कर कहीं जा ही नहीं सकते थे। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, इस तरह की जो स्थिति थी, सिचुएशन थी, परिस्थिति थी, वेंट ऑन, वो चलती रही, टू सच एन एक्सटेंट, मतलब इस हद तक, अब वो इस हद तक चलती रही, एंड और द लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रोज, और जो हज़ारों कौवों की ज़िंदगी का लॉस था वो बिकेम सो अनबियरेबल, वो इतना असहनीय हो गया, फॉर द किंग ऑफ क्रोज, कौवों के राजा के लिए, दैट की वन डे, एक दिन, ही वॉज हेल्पलेस, वो बेबस था, टू कॉल अ मीटिंग, मीटिंग बुलाने को, टू डिस्कस वेज, ताकि वो वेज ढूंढे, मीन्स ढूंढे, साधन ढूंढे, टू फाइट, लड़ने के लिए,
फ्रॉम द सिचुएशन, इस स्थिति से, एंड ब्रिंग एन एंड, और अंत करे, टू द कंटिन्यूइंग डिज़ास्टर, ये निरंतर डिज़ास्टर जो है, आपदा जो है, तो इसका अंत करे। तो इसलिए उसने मीटिंग बुलाई। तो यहाँ पर इसका पूरा मतलब ये हुआ कि इस तरह की सिचुएशन चलती रही और इस लेवल तक चलती रही, और ये जो लॉस ऑफ लाइव्स था कौवों की ज़िंदगी का, हज़ारों कौवों की ज़िंदगी का, वो इतना अनबेरेबल हो गया, असहनीय हो गया, जिसको आप सहन न कर सके, अनबेरेबल, तो वो इतना असहनीय हो गया कौवों के राजा के लिए कि एक दिन वो हेल्पलेस हो गया, बेबस हो गया, मीटिंग बुलाने के लिए, कॉल अ मीटिंग, ताकि वो डिस्कस कर सके वेज को, मीन्स को, ताकि वो फाइट कर सके ऐसी सिचुएशन से, एंड ब्रिंग एन एंड, और ख़त्म कर सके। तो ब्रिंग एन एंड मतलब ख़त्म कर देना इस कंटिन्यूइंग डिज़ास्टर को। डिज़ास्टर मतलब कोई भी आपदा, और कंटिन्यूइंग मतलब निरंतर, लगातार। तो आई होप समझ में आया होगा ये सारा का सारा आपको। तो यहाँ से वर्ड याद कर लें, अनबियरेबल जिसको सह ना सको, और बियरेबल जिसको सह सको। कॉल अ मीटिंग, मीटिंग बुलाना। हेल्पलेस, बेबस। ब्रिंग एन एंड, किसी चीज़ को ख़त्म करना। कंटिन्यूइंग मतलब निरंतर। वेज मतलब रास्ते, और मीन्स मतलब वो साधन। तो चलिए आगे अब देखते हैं। तो अब क्या हुआ, आफ्टर हीटेड डिस्कशन, कह रहे हैं ये जो गर्मा गर्मी वाली बहस थी, तो हीटेड मतलब गर्मा गर्मी वाली, डिस्कशन मतलब जो भी उनमें डिस्कशन हुई, वार्तालाप हुई, तो इस गर्म डिस्कशन के बाद, एंड एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ एंड आइडियाज़, और जो भी व्यूज़ थे उनके, जो भी अपने अपने नज़रिए हैं और जो उनके आइडियाज़ हैं, उनके एक्सचेंज के बाद क्या हुआ, अ प्लान वॉज चॉक्ड आउट, एक प्लान बनाया गया। चॉक आउट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने चॉक लिया और अपने प्लान लिख दिए, तो आपने चॉक आउट कर दिया, अपने प्लान को लिख लिया, तैयार कर लिया। तो ये कह रहे हैं हीटेड डिस्कशन और व्यूज़ और आइडियाज़ के एक्सचेंज के बाद, अ प्लान वॉज चॉक्ड आउट, एक प्लान बनाया गया। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का। तो चॉक आउट किया गया इन द मीटिंग, मीटिंग में। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार, अ ड्रामा वॉज टू बी इनेक्टेड, एक ड्रामा किया जाना था, प्ले किया जाना था। तो इनेक्ट मतलब होता है कोई भी चीज़ को एक्ट करना, और इसको ये भी बोलते हैं अभियान चलाना कोई भी, या कानूनी तौर पर किसी चीज़ को करना। तो क्योंकि राजा था, जो उसका ऑर्डर होगा उसका पालन करना, तो इनेक्ट कहलाएगा। नॉर्मल इंसान एक्ट करता है, और अगर कोई आदेश हो किसी राजा की तरफ से तो वो इनेक्ट करता है, तो उसको फॉलो करना। अब यहाँ पे आप ये देखें, वॉज टू बी का यूज़, इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, उसका पैसिव वॉइस वॉज टू बी। तो मैंने क्या बोला, अ ड्रामा वॉज टू बी इनेक्टेड, तो एक ड्रामा किया जाना था, ना था, तो वॉज टू बी वर्कबुक पार्ट 2 में करा रखा है, कंप्लीट लेसन, और पार्ट 1 में भी एक्टिव वॉइस। तो अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार, एक वर्ड है चॉक आउट। चॉक आउट मतलब तैयार कर लेना। तो क्या मतलब हुआ पूरे इसका, एक हीटेड डिस्कशन और एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ एंड आइडियाज़ के बाद एक प्लान चॉक आउट किया गया मीटिंग में, जिसके अनुसार एक ड्रामा इनेक्ट किया जाना था एट अ लिटल डिस्टेंस, थोड़े से ही डिस्टेंस पर, फ्रॉम द आउल्स केव, उल्लुओं की गुफा के बाहर। तो अब आपको समझ में आया होगा, उन्होंने एक प्लान बना लिया इस सिचुएशन से बचने के लिए कि हम एक नाटक करेंगे, ड्रामा करेंगे थोड़े से ही डिस्टेंस पर, उल्लुओं की गुफा से। अब क्या होता है, इसीलिए ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द ड्रामा वॉज स्टेज्ड, ड्रामा किया गया, स्टेज मतलब उसको परफॉर्म करना, तो ड्रामा स्टेज्ड किया गया, यानी कि पूरा ड्रामा चला। एंड, और, वाइल इनेक्टिंग द ड्रामा, और इस ड्रामे को करते हुए, एन ओल्ड क्रो, एक जो बूढ़ा कौवा था, वॉज थ्रैश्ड एंड बिटन बैडली, उसको उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। थ्रैश का मतलब होता है कुचलना, पूरा मारना, और बीट मतलब मारना। थ्रैश मतलब एक तरह से आप रगड़ रगड़ के किसी को मारते हैं, और बीट मतलब वैसे पिटाई करते हैं। तो उसको जो इनेक्टिंग करते टाइम इस ड्रामा को, जो ओल्ड क्रो था, वॉज थ्रैश्ड एंड बिटन, ये भी पैसिव वॉइस है, तो उसको मार मार कर बुरा हाल किया गया, बैडली, बुरी तरह से, बाय द किंग ऑफ क्रोज,
कौवों के राजा के द्वारा एंड हिज सोल्जर्स, और उसके सैनिकों के द्वारा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा अब क्या हो रहा है। उन्होंने खुद ही नाटक किया और उसमें से ओल्ड कौवा जो था तो उसको मारा गया, किसके द्वारा, कौवों के ही राजा के द्वारा और सैनिकों के द्वारा। तो यहाँ पर आप याद कर लें सोल्जर्स सैनिक, और ये हमारा वाइल इनएक्टिंग करते वक्त, और स्टेज भी यहाँ पर एक वर्ब है, इसका मतलब ये होता है एक्ट करना। थ्रैश बैडली किसी को बुरी तरह से मारना, बीटन मतलब मारना, और बैडली बता ही दिया बुरी तरह से। अब उसको मारा गया तो द सीमिंगली हाफ डेड ओल्ड क्रो, हाफ डेड मतलब आधा मरा हुआ, ओल्ड क्रो बूढ़ा कौवा, और सीमिंगली मतलब प्रतीत रूप से, जैसा आपको नज़र आता है दिखता है लेकिन वो एक्चुअली में था नहीं। तो द सीमिंगली हाफ डेड ओल्ड क्रो, जो वो आधा मरा हुआ दिखने वाला जो कौवा था, विद अ गोट्स ब्लड, बकरी के खून के साथ, स्प्रिंकल्ड छिड़का हुआ, ऑल ओवर हिज बॉडी, उसके पूरे शरीर पर। अब यहाँ तक इसको आप अलग रख लें तो अब क्या हो रहा है, द सीमिंगली हाफ डेड ओल्ड क्रो वॉज लेटर पिकड अप, तो वो जो आधा मरा हुआ कौवा था उसको बाद में उठा लिया गया, पिकअप किया गया बाय द सोल्जर्स ऑफ द किंग आउल। अब उल्लुओं का जो राजा था उसके जो सोल्जर्स थे तो उनके द्वारा उठा लिया गया उस कौवे को। और कौन सा कौवा, उस कौवे के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की जा रही है, विद अ गोट्स ब्लड, उस पर बकरी का खून स्प्रिंकल किया हुआ था, स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़का हुआ, तो उसको उठा लिया गया। तो अब देखिए वो कर क्या रहे हैं, तो उल्लू के जो सोल्जर्स थे वो लेके गए उसको। दिस वॉज डन, अब ये किया गया, ये मतलब जो उठाने का काम है, दिस वॉज डन ये किया गया, ऑन द एडवाइस सलाह पर, किसकी सलाह, ऑफ अ सीनियर मिनिस्टर, एक वरिष्ठ मंत्री के आदेश पर। सीनियर मतलब वरिष्ठ और मिनिस्टर मतलब जो मंत्री है। और इन किंग आउल्स कैबिनेट, उल्लू जो राजा उल्लू है उसकी कैबिनेट का जो सीनियर मिनिस्टर था उसकी एडवाइस पर ये सब किया गया। मतलब क्या किया गया, उल्लू को उठाया गया, उस कौवे को उठाया गया जो सीमिंगली हाफ डेड ओल्ड क्रो था। दिस मिनिस्टर हैड टोल्ड द आउल किंग, इस मिनिस्टर ने कहा था उल्लू राजा को, तो हैड टोल्ड कहा था द किंग आउल उल्लू राजा को। अब क्या बोला था, योर मजेस्टी महाराज, दिस बैडली वुंडेड क्रो, ये जो बुरी तरह से घाव वाला कौवा है, वुंड मतलब होता है जब बहुत सारी चोट लगी हो, तो बोला कि महाराज ये जो बैडली बुरी तरह से वुंडेड क्रो है जिस पर बहुत सारी चोट लगी है, हैड स्पोकन इसने बोला था, इन फेवर ऑफ अस हमारे पक्ष में, इन हिज किंग्स कैबिनेट मीटिंग उनके राजा की मीटिंग में, मतलब कौवों का जो राजा था उसकी जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें हमारे फेवर में बोला था। सेइंग दैट, अब क्या बोला, वी आर मोर इंटेलिजेंट एंड सुपीरियर, कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और सुपीरियर हैं, बढ़िया हैं। तो ये किसके बारे में बोला था उस कौवे ने, उल्लुओं के बारे में, कि उल्लू ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और ज़्यादा सुपीरियर हैं, बेटर मैनेज्ड हैं एंड स्ट्रॉन्ग है, अच्छी तरह से मतलब परिस्थितियों को मैनेज करते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं। हैंस इसीलिए, वी डिज़र्व्ड द राइट टू बी नोन, इसलिए वी डिज़र्व्ड हम डिज़र्व करते हैं, ये पैसिव वॉइस में नरेशन में जा रहा है, इसलिए वी डिज़र्व्ड हम डिज़र्व करते हैं, द राइट अधिकार, कौन सा अधिकार, टू बी नोन जाना जाने का, एंड रिकॉग्नाइज्ड पहचाना जाने का, एज द किंग ऑफ बर्ड्स पक्षियों के राजा के रूप में। तो अब पूरे का मतलब आपको समझ में आया होगा यहाँ तक कि महाराज ये जो बैडली वुंडेड क्रो है इसने हमारे पक्ष में बोला था, तो पक्ष में मतलब इन फेवर ऑफ, तो हमारे पक्ष में बोला था अपनी मीटिंग में, सेइंग दैट ये कहकर कि हम इंटेलिजेंट हैं और सुपीरियर हैं ज़्यादा, और बेटर मैनेज्ड हैं, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम डिज़र्व करते हैं ये अधिकार कि हमें जाना जाए, टू बी नोन, ये हमारा क्वासी पैसिव ट्रांसलेशन है कि हमें जाना जाए और पहचाना जाए एज द किंग ऑफ द बर्ड्स पक्षियों के राजा के रूप में। अब क्या हुआ, दिस लेड, अब इसकी वजह से क्या कारण हुआ, दिस लेड टू द किलिंग अटैक ऑन द पुअर फेलो, ये जो पुअर फेलो है मतलब बेचारा हमारा दोस्त
फेलो मतलब कोई भी साथी, और पुअर मतलब गरीब नहीं है, बेचारा यहाँ पर है। कह रहे हैं दिस मतलब ये जो भी कुछ हुआ, इसने ये लेकर गया किसी चीज़ को, लेड टू द किलिंग अटैक, मतलब जिसको बोलते हैं जान पर जो आक्रमण, जानलेवा हमला। तो ये सारी चीज़ जानलेवा हमला इसने पैदा किया इस पुअर फेलो के ऊपर। तो ये हमारा लीड 2 का चैप्टर है। लीड 2 की एग्जैक्ट कोई हिंदी नहीं होती है, मैं आपको दूंगा भी तो दूसरे सेंटेंस में वो फिक्स नहीं होगी, तो मैंने आपको लीड 2 का भी चैप्टर कराया, तो आप उसको देख लीजिएगा। लीड की सेकंड फॉर्म लगी हुई है लेड। तो कह रहे हैं इस सब ने लीड किया एक जानलेवा हमले के रूप में उस पुअर फेलो पर। अब क्या हुआ इसके बाद, वी शुड हेल्प हिम, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, टू इम्प्रूव अपॉन हिज वुंड्स एंड इंजरीज। तो हमें हेल्प करनी चाहिए इस कौवे की इम्प्रूव करने में। क्या इम्प्रूव करने में? इम्प्रूव अपॉन हिज वुंड्स, उसके जो घाव हैं, और इंजरीज है जो चोटें लगी हैं। घाव इज़ वुंड्स और चोटें इज़ इंजरीज। तो उस पर हमें काम करना चाहिए, मदद करनी चाहिए इसकी। सेड द किंग ऑफ आउल्स, अब ये किसने कहा? उल्लुओं के राजा ने। इसके बाद आफ्टर दिस, इसके बाद वी विल यूटिलाइज दिस ओल्ड नॉलेजेबल क्रोज टैलेंट। कह रहे हैं उसके बाद हम यूटिलाइज करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। यूटिलाइज मतलब यूज़ करना। तो इसके बाद हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? दिस ओल्ड नॉलेजेबल क्रोज टैलेंट, इस ज्ञानी कौवे के टैलेंट को, इन डिस्ट्रॉइंग, तबाह करने में, द किंगडम ऑफ द क्रोज, कौवों के साम्राज्य को। इसके बाद एक यहाँ पे वर्ड आप याद कर ले, नॉलेजेबल इज ज्ञानी, जिसको ज्ञान हो, डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब लगती है तो आईएनजी तो लगाना पड़ता है। किंगडम मतलब राज्य, जो भी साम्राज्य होता है। वुंड्स मतलब घाव, इंजरीज मतलब चोटें। तो उसने बोल दिया बाकियों ने कि हम उसकी हेल्प करेंगे, उसके वुंड्स वगैरह इंजरीज को इम्प्रूव करेंगे, और उसके बाद हम इसको यूज़ की कौवे की जो टैलेंट है इस को यूज़ करेंगे डिस्ट्रॉय करने में, कौवों के ही राज्य को। दी ओल्ड क्रो, जो बूढ़ा कौवा था, सून जल्द, फाउंड अ फेवरेबल प्लेस, उसको एक फेवरेबल प्लेस मिल गई। फेवरेबल मतलब क्या होता है? जो उसके फेवर में हो, पक्ष में हो, जो उसके अधिकार में हो। तो ऐसी एक अच्छी सी जगह मिल गई उसको, इन द आउल्स किंगडम, उल्लुओं के राज्य के अंदर। मैनी ऑफ द आउल मिनिस्टर्स, कह रहे हैं बहुत सारे उल्लुओं के जो मंत्री थे, वर इन हिज फेवर, वो उसके पक्ष में थे। किसके? कौवे के में। एक्सेप्ट 1 और 2, 1-2 को छोड़कर। हु ओपोज्ड द क्रो, अब ये 1 और 2 जो हैं जिनको छोड़कर बाकी सारे मिनिस्टर फेवर में थे, तो इन दो कौवों के बारे, इन 2 मिनिस्टर्स के बारे में बताया जा रहा है। वो कौन थे? हु ओपोज्ड, जिन्होंने विरोध किया कौवे का। सेइंग दैट, यह कहकर कि ही वॉज फ्रॉम द एनिमीज कैंप, कि वो दुश्मनों के कैंप से है। आफ्टर ऑल मतलब जब हम बोलते हैं कि आफ्टर ऑल देखा जाए तो वो दुश्मनों के कैंप से है। तो इन शॉर्ट इस पूरे का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे उल्लुओं के जो मिनिस्टर्स थे वो पक्ष में थे इस कौवे के, 1-2 को छोड़कर। और वो कौन से मिनिस्टर? जिन्होंने अपोज किया था क्रो का। ये कहकर कि देखा जाए तो आफ्टर ऑल वो कौवों के एनिमी मतलब दुश्मनों के कैंप से है। अब क्या हुआ? डिस्पाइट दिस ओपोजिशन, इस विरोध के बाद भी, डिस्पाइट इस के बावजूद, इस विरोध के बावजूद भी या के बाद भी, कौन सा ओपोजिशन? फ्रॉम सर्टेन आउल मिनिस्टर्स, सर्टेन यहाँ पर है कुछ उल्लुओं के मिनिस्टर्स के ओपोजिशन के बाद भी, द क्रो कंटिन्यूड टू लिव, जो कौवा था उसने जारी रखा रहना, इन द आउल्स केव, उल्लुओं की गुफा में। लास्टली, अंत में अब क्या हुआ? इट वॉज द डे टाइम, ये दिन का समय था। वैन, जब, द आउल्स देमसेल्व्स वर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, जब उल्लू खुद, देमसेल्व्स मतलब खुद, जब उल्लू खुद नॉट एबल समर्थ नहीं थे देखने में कुछ भी, ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट की वजह से। और क्या हुआ? व्हेन द सीमिंगली वुंडेड एंड वीक क्रो, और जो दिखने वाला, ऊपर से दिखने वाला वुंडेड घाव, चोटिल,
और कमज़ोर कौवा था पाइल्ड अप थाउजेंड्स ऑफ वुडन लॉग्स, वो बहुत सारे हज़ारों वुडन लॉग्स लेके आया। आपने लकड़ी देखी होंगी, उनको लॉग्स बोलते हैं। तो वुडन लकड़ियों के जो वो लेकर आया एट द माउथ ऑफ द आउल्स केव, जो उल्लुओं की गुफा थी उसके बिल्कुल द्वार पर, उसके माउथ पर उसने क्या किया, पाइल अप किया, इकट्ठा कर दिया, लेकर आया थाउजेंड्स ऑफ वुडन लॉग्स एंड और पुट फायर इनटू इट, और उन पर आग लगा दी। तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ, लास्टली दिन का समय था जब उल्लू खुद कुछ भी देखने में समर्थ नहीं थे सनलाइट की वजह से, और जो उल्लू ऊपर से दिखने वाला चोटिल और कमज़ोर कौवा था वो हज़ारों वुडन लॉग्स लेके आया और उसने उनको कहाँ पे रख दिया, उल्लुओं की केव के बाहर, गुफा के बाहर, और उस पर आग लगा दी। द फायर फ्लेम्स, और जो आग की लपटें थी, लेफ्ट अप हाई, और वो बहुत ऊंची हो गई, एंड ऑल द आउल्स इन द आउल्स किंगडम, और जो सारे उल्लू थे उल्लुओं के किंगडम वाले, इनसाइड द केव, केव के अंदर, बर्न्ड टू एशेज़, वो जलकर राख हो गए। तो बर्न टू एशेज़ मतलब जलकर राख हो जाना। लीप अप मतलब होता है ऊपर तक जाना। लीप मतलब जैसे लीप ईयर होता है तो वो जंप करते हैं, एक दिन का जंप होता है लीप ईयर में, तो लीप अप मतलब ऊपर की तरफ जंप करना। तो फायर फ्लेम्स, आग की लपटों ने लीप अप किया। और इसके अलावा पाइल अप मतलब इकट्ठा करना, लॉग्स मतलब वुडन लॉग्स, जो भी लकड़ी के मैं आपको इमेज में दिखा दूंगा, इनको लॉग्स बोला जाता है, जो भी लकड़ी को काट देते हैं गोल गोल हो जाती हैं। और इसके अलावा बाकी सर्टेन मतलब कुछ, और डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, ओपोज करना विरोध करना, सेइंग दैट ये कहकर कि। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स। तो अब इस स्टोरी का मॉरल देख लेते हैं। मॉरल क्या निकलता है, तो वो जो कौवा था उसने उनके घर में घुसकर, उल्लुओं के घर में घुसकर उन्हीं को आग के हवाले कर दिया। तो मॉरल क्या निकलता है, नेवर ट्रस्ट योर एनिमी, अपने दुश्मन पर कभी विश्वास मत करो। डोंट अलो हिम इनटू योर होम, उससे अपने घर में कभी भी अलो मत करो, उसको आज्ञा मत दो आने की। तो ये था मॉरल। तो आपको क्या लगता है मॉरल क्या है और स्टोरी कैसी लगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप में से कोई भी इंग्लिश को अगर सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। उसका प्राइस है जस्ट 599 रुपीज़। तो 599 रुपीज़ में आप इतनी नॉलेज गेन कर लेंगे कि आप अपने पैरों पर खुद खड़े होकर अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए किसी भी बिज़नेस को करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, और वो सारी नॉलेज आपको मिलेगी इस 1 ईयर कोर्स के अंदर। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐप का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।